एवरीवन वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है टेंस। अब टेंस की मैं बात करूं तो आप कभी भी कोई बात कहते हो, ठीक है, कोई भी एक्शन करने वाले हो, करोगे या कर चुके हो, कर लिया है, कुछ भी, ठीक है, कोई भी आप बात कहते हो तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर टेंस को फॉलो करना पड़ता है। अब मैं आपसे पूछूं कि टेंस एक्चुअल में है क्या, तो टेंस का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स टाइम। ये तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। लेकिन अब ये जो टाइम है ये कैसा टाइम है, किस चीज का टाइम है, तो टेंस हमेशा किसका टाइम बताता है, टाइम ऑफ एन एक्शन। किसका टाइम बताता है, एक सब्जेक्ट के या एक नाउन के, प्रोनाउन के, एक पर्सन के एक्शन का टाइम किससे स्पेसिफाई किया जाता है, टेंस से। अब ये सिर्फ एक्शन ही डिफाइन नहीं करते, ये आपके जो भी एक्शन आपने किया है उसका स्टेट क्या है, ठीक है जी, स्टेट एक्सप्रेस करने में भी हेल्प करते हैं। स्टेट एज एन आप बोलोगे मैं एक्शन कर रहा हूँ, प्रेजेंट में कर रहा हूँ, ठीक है, फ्यूचर में करूंगा, पास्ट में कर लिया, ये तो हो गया टाइम, है ना। अब प्रेजेंट में आपने कर लिया है, कर रहे हो, रोज करते हो, ये क्या हो गया, स्टेट हो गया उस एक्शन का, है ना। फ्यूचर में करोगे, फ्यूचर में कर रहे होगे या फ्यूचर में कर चुके होगे, ये क्या हो गया आपके एक्शन का स्टेट, राइट। तो एक एक्शन का टाइम और उसका स्टेट बताने के लिए आपको क्या आना चाहिए, टेंसेस आने चाहिए। अब टेंसेस इंपॉर्टेंट क्यों है स्टूडेंट्स, देखिए आप लोगों के सिलेबस में सेंटेंस रिप्लेसमेंट अक्सर पूछा जाता है, तो सेंटेंस रिप्लेसमेंट टेंसेस के बेसिस पर हो सकता है। अगर एग्जामिनेशन का लेवल ज़्यादा हाई ना हुआ, मतलब मॉडरेट लेवल हुआ, तो फिल इन द ब्लैंक्स भी टेंसेस के बेसिस पे आ सकते हैं, राइट। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपको दिया जाता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में कौन सा इवेंट कैसे हुआ है, किस तरह से उसे आपको समझना है, इवेंट्स की टाइमिंग, उसका स्टेट समझने के लिए भी आपको टेंसेस आने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको आता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट में आपको क्या करना होता है, सेंटेंसेस को अरेंज करना होता है इन प्रॉपर सीक्वेंस। अब सेंटेंसेस को अरेंज करने के लिए आपको उन इवेंट्स की टाइमिंग को भी अरेंज करना है, कौन सा पहले हुआ, कौन सा उसके बाद हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ। तो उन टाइमिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए सेंटेंस का फॉर्मेशन किस टेंस में दिया गया है ये आपको बहुत हेल्पफुल रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसीलिए टेंसेस हमारे लिए ओवरऑल इंपॉर्टेंट है, पूरे सिलेबस के लिए टेंसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और टेंस समझने के लिए आपको क्या आना चाहिए, मैंने आप लोगों को वर्ब्स करवाए थे, राइट। और वर्ब्स में मैंने आपको बताए थे ऑक्सिलरी वर्ब्स, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, उनका यूजेज मैं आपको टेंस में बताऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब्स का इंपॉर्टेंस क्या है, वो है एक एक्शन का स्टेट बताने में, कैसे आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब टाइम के बेसिस पे मैं बात करूं, टाइम बताता है एक्शन का, तो टाइम बताने के लिए टेंस डिवाइड होता है 3 मेजर कैटेगरीज में। अगर प्रेजेंट की टाइम की बात कर रहे हो तो हम प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, पास्ट की बात कर रहे हो तो पास्ट का यूज करोगे, फ्यूचर की बात कर रहे हो तो फ्यूचर टेंस का यूज करोगे। इतना तो पढ़ा है आपने आज तक, याद भी होगा। अब मैंने बोला स्टेट, है ना, एक्शन के साथ टाइम ऑफ एक्शन के साथ साथ ये स्टेट भी बताता है, राइट। अब स्टेट बताने के लिए इन सभी टाइम बेस्ड टेंसेस को डिवाइड किया गया है फर्दर कैटेगरीज में। यानी कि प्रेजेंट की कितनी स्टेट्स मानी गई हैं, 4 स्टेट्स, इंडेफिनिट स्टेट, कंटिन्यूअस स्टेट, परफेक्ट स्टेट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्टेट। सिमिलरली पास्ट के टाइम में भी 4 स्टेट्स में एक्शन को डिफाइन किया जाता है, वही 4 स्टेट्स फ्यूचर टाइम में भी एक सेंटेंस की स्टेट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। अब हमें प्रेजेंट में भी इन 4 स्टेट्स को पढ़ना है, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट हमें इसका पढ़ना है सेंटेंस फॉर्मेशन, कि कौन सा टेंस कौन सी स्टेट में किस फॉर्म में लिखा जाता है और किस फॉर्म में कौन से ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स अगर याद हो तो मैंने बताया था इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये बताए थे, राइट। तो इन्हीं स्टेट्स में, डिफरेंट टेंसेस में, डिफरेंट स्टेट्स में हम इसका यूज करेंगे, ठीक है गाइस। तो चलिए, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को बेसिक्स। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे विद प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के बाद हम लोग समझेंगे पास्ट टेंस, और पास्ट के बाद हम लोग करेंगे फ्यूचर टेंस, गेट इट। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंट टेंस। तो स्टार्ट करते हैं विद प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में हम लोग सबसे पहले समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है गाइस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मैं बात करूं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर मैं आपको जनरल भाषा में समझाऊं, आम भाषा में, तो जब भी आप लोग ऐसी बात करते हो ना कि ऐसा होता है, ये काम करता है, मतलब एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसा आता है, ता है, ते है, ती है। अब ता, ते, ती से कहने का मेरा मतलब क्या है, होता है, करता है, करती है, करते हैं, कुछ ऐसा,
ठीक है जी। तो उसको आमतौर पर किस में लिखा जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मैं फॉर्मेट की बात करूं तो फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन तो आप लोगों को मालूम है। उसके बाद वर्ब, एंड दिस इज द टेंस जिसमें हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब आप लोगों को मालूम है, फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। एंड उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसके यूजेस पर आएंगे। एग्जाम्पल की मैं बात करूं सब्जेक्ट के तौर पर, लेट्स से रिया, वर्ब हो गया ईट्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया फूड। ये चीज मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी समझाई थी कि जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज करोगे? एस या फिर ईएस का, जैसे कि हमने ईट्स के साथ किया। लेकिन अगर यही सब्जेक्ट प्लूरल होता, रिया की जगह अगर मैं लिख देती चिल्ड्रन, तो क्या मैं ईट्स लिखती? नहीं, उस वक्त में क्या लिखती? ईट फूड। ये आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी बताया गया है, राइट। एक्सेप्शन क्या है इसकी? आई एंड यू। अब आई एंड यू सिंगुलर हो, यू सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। आई और यू सिंगुलर प्लूरल से फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली ये रूल किसके लिए फॉलो होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए। अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज होगा। अगर थर्ड पर्सन प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म एज इट इज रहेगी, नो एस और ईएस। फर्स्ट और सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस की मैं बात कर रही हूँ, फर्स्ट और सेकेंड पर्सन की बात करूँ तो उनके साथ जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है तो उसके साथ एस ईएस का यूज नहीं होता। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एज इट इज आप उसके साथ यूज करेंगे। यहां तक बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन समझ आ गया। अब अगर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में लिखना हो या फिर हमें लिखना हो इंटेरोगेटिव फॉर्म में, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब्स मैंने आपको क्या बताया था? इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, राइट। तो यहाँ पर जिन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं डू और डज। ठीक है, डू का यूज कब किया जाता है? जब भी आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल हो या आई हो या फिर यू हो। मेरे साथ साथ ये पॉइंट्स नोट करते जाइए वरना भूल जाएंगे आप लोग। ये सभी पॉइंट्स मेरे साथ नोट करते जाइए, ठीक है। डू का यूज कब करते हैं? जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो और या फिर आई या यू हो। डज का यूज कब करते हैं? डज का मतलब क्या है? डू के साथ एक्चुअल में ईएस लगा हुआ है ना। डज का यूज कब करते हैं? जब भी आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या फिर मैं कह सकती हूँ आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो एक्सेप्ट आई और यू। समझ में आ गया यहाँ तक? अब नेगेटिव सेंटेंस से मेरे कहने का मतलब क्या है? जैसे पॉजिटिव सेंटेंस लिखा रिया ईट्स फूड, अब मुझे लिखना हो रिया खाना नहीं खाती है, तो मैं कैसे लिखूंगी? लेट्स सी, इसी सेंटेंस को मुझे लिखना हो नेगेटिव फॉर्म में, रिया खाना खाती है, रिया खाना नहीं खाती है। हाउ विल आई राइट? रिया, रिया इज सिंगुलर, दैट्स व्हाई आई विल यूज डज नॉट ईट फूड। ये है इसी का नेगेटिव सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। और जब आपने डज लगा दिया तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं लगता। स्टूडेंट्स ये पॉइंट भी याद रखना है। व्हाई? बिकॉज डू के साथ ईएस ऑलरेडी लगकर हमने डज बनाया है। समझ गई बात? ये तो हो गया नेगेटिव। अब इसी को मुझे इंटेरोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो व्हाट विल आई डू? डज रिया ईट फूड, इसी तरीके से लिखूंगी। ये क्या हो गया? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब जहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कुछ इस तरह से लिखा जाता है और नेगेटिव सेंटेंसेस को कुछ इस तरह से लिखा जाता है। बात करूं एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस की, उन्हें लिखा जाता है कुछ इस तरह से। अगर मुझे इसी को नेगेटिव में करना हो, इंटेरोगेटिव भी और नेगेटिव भी, तो मैं कैसे लिखूंगी? डज रिया नॉट ईट फूड, यही लिखूंगी। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकती हूं, डजंट रिया ईट फूड। अब यहाँ पर डज का यूज क्यों हुआ स्टूडेंट्स? आई एम रिपीटिंग, क्योंकि यहाँ पर रिया है। रिया की जगह कोई आई कैन से प्लूरल नाउन होता या प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हम डू का यूज करते, डज का यूज नहीं करते। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक नोट कर लेना, अदरवाइज आप लोग भूल भी जाएंगे अगर किसी को नहीं मालूम है तो। ठीक है, चलिए, तो ये है बेसिक फॉर्मेशन। अब आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग जनरली यूज कहाँ कहाँ करते हैं। यहाँ पर मैंने सभी यूजेस लिख कर रखे हैं, आप इसे पेन डाउन कर सकते हो। फर्स्ट यूज क्या है? एन एक्शन दैट टेक्स प्लेस
टेक्स प्लेस एट द प्रेजेंट, वो एक्शन जो एट द प्रेजेंट मूवमेंट होता है, जैसे मैंने आपको बताया होता है, करता है, चलता है, खाता है, पीता है, जाता है, आता है, वॉट एवर, जिसके साथ ता है लगता है, आप उसे हमेशा किस में रिप्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्मेट में ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, शी सिंग्स अ सॉन्ग, वे गाना गाती है। सी हाउ इट्स रेन, देखो कैसे बारिश होती है। ठीक है जी, तो ये किस में लिखे गए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सेकेंड यूज हम देखें तो शो अ हैबिट और कस्टम, जब भी आप अपने, यहाँ पर लिख देती हूँ, डेली एक्टिविटीज, रेगुलर एक्टिविटीज की बात करते हो, ऐसी चीजें जो आप लोग डेली करते हो या रेगुलरली करते हो, उसको आप किस में एक्सप्रेस करते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेट्स से आप रोज सुबह एक्सरसाइज करते हो, तो आप क्या बोलोगे, आई टेक एक्सरसाइज डेली, एवरी डे, यही बोलोगे। अगर लेट्स से आप लोग रोज सुबह जल्दी उठते हैं, तो आप कैसे उठोगे, मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ, अगेन वही बात आ गई। तो जब भी आप अपनी हैबिट्स की, आप अपनी डेली रूटीन की बात करते हो, कुछ ऐसा जो आप आमतौर पर रोज करते हो, उसको आप किस में एक्सप्रेस करते हो, इसी टेंस में। अगर मैं आपको कुछ कीवर्ड्स दूं, जब ऐसे वर्ड्स का हम लोग यूज करते हैं लाइक डेली, रेगुलरली, एवरी डे, है ना, कुछ इस तरह के वर्ड्स जब आप यूज करते हो, उसके साथ आप किसका यूज करते हो, जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करते हो। या आमतौर पर मैं बात करूं तो हैबिट, कस्टम, डेली रूटीन बताने के लिए आप इसका यूज करते हो। नेक्स्ट वन, अ यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट, सेइंग और क्विटेशन, जब भी किसी फैक्ट की बात की जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की जाए, हम अक्सर बोलते हैं सन राइजेज इन द ईस्ट, बचपन से सुनते आ रहे हो, है ना। अब ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा ही होता है। तो जो चीज पहले भी वैसे होती थी, अभी भी वैसे होती है, आगे भी वैसे ही होगी, तो वो क्या हो गया, एक फैक्ट हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। उसके लिए हम लोग कभी भी टेंस चेंज नहीं करते हैं गाइस। अगर कभी दिखे कि टेंस चेंज हुआ है किसी फैक्ट के लिए, तो वो गलत होगा। ठीक है, उससे भी हम किसमें हमेशा एक्सप्रेस करते हैं, इसी पर्टिकुलर टेंस में। ठीक है, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये फैक्ट है, 100 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है, ना तो 110 पर होता है, ना 102 पर, ना 99 पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। तो ये भी एक फैक्ट हो गया, तो इसीलिए इसे भी हम लोग इसी में रिप्रेजेंट करते हैं। सेइंग्स, क्वोटेशंस, जैसे कि कहावतें हैं, जैसे मैं कहूँ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, स्लो इन स्टडी विंस द रेस, इस तरह की कहावतें भी अक्सर इसी टेंस में लिखी जाती हैं। ठीक है, लास्ट वन इज इन सबऑर्डिनेट क्लॉज व्हेन मेन क्लॉज इज इन फ्यूचर, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब एक सेंटेंस दो पार्ट्स में दिया गया है, ठीक है, जो एक पार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेन क्लॉज, उसके बाद जो दूसरा क्लॉज हो गया, जो अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस है, उसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे मैं कुछ ऐसा सेंटेंस लिखूं, आई विल कम टू मीट यू व्हेन यू रीच होम। ठीक है जी, अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस में अगर देखा जाए तो दो पार्ट्स, दो क्लॉजेस में ये डिवाइड है। पहला क्या, आई विल कम टू मीट यू, राइट। दूसरा एक्शन क्या बताया गया है, यू रीच होम, दैट मीन्स ये दो क्लॉजेस में डिवाइड है। अब बात आती है मेन क्लॉज क्या है और सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। अब मेन क्लॉज वो है जहां पर मेन एक्शन की बात की गई है, जहां पर एक्चुअल में सेंटेंस में किस एक्शन के बारे में डिफाइन किया गया है, और सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो उस मेन क्लॉज पर डिपेंडेंट है। अब इस सेंटेंस में देखो तो मेन क्लॉज क्या है कि मैं तुमसे मिलने आऊंगा, कब आऊंगा, जब तुम घर पहुंचोगे, तो ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और इसे क्या कहेंगे हम, मेन क्लॉज। ठीक है गाइस, अब जब मेन क्लॉज आपका फ्यूचर टेंस में होगा, तो जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो हमेशा किस में लिखा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अक्सर आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा, जब एक पार्ट ऑफ सेंटेंस फ्यूचर में होता है तो दूसरा पार्ट ऑफ सेंटेंस कभी भी फ्यूचर में नहीं हो सकता, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा जाता है। इसी के बेसिस पे कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस भी होते हैं कि कौन से क्लॉज में कैसा टेंस यूज होता है, उस पर एक प्रॉपर आई कैन से चैप्टर है जो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। ठीक है, आने वाले चैप्टर्स में मैं आप लोगों को डिफाइन करूंगी और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल, आई शैल नॉट स्पेयर हिम अनलेस ही रिक्वेस्ट फॉर एन अपॉलॉजी। यहाँ पर मेन क्लॉज देखा जाए तो फ्यूचर में है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात करें तो वो किस में लिखा गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सो दिस इज द यूज। ठीक है गाइस, इसी के साथ खत्म होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टेंस। सभी यूजेस अच्छे से देख लेना, और जितने भी सेंटेंस फॉर्मेशंस मैंने इसके बेसिस पर पढ़ाए वो भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं सेकंड प्रेजेंट टेंस, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका नाम है कंटिन्यूअस, राइट। दैट मीन्स ये टेंस क्या बताता है, ये टेंस एक्सप्रेस करता है कंटिन्यूटी, है ना।
कोई भी चीज जो कंटिन्यू हो। अब प्रेजेंट है तो किस तरह की कंटिन्यूटी की बात करेगी, कोई भी एक्शन जो प्रेजेंट में कंटिन्यू है, ठीक है। इसे समझने के लिए अगर मैं आप लोगों की अपनी आम भाषा में बात करूं तो जब भी एक सेंटेंस एंड किससे होता है, रहा है, रहा है। अब रहा है से कहने का मतलब क्या है, एक्शन चल रहा है, हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, मैं घर आ रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं। इन सब से जब भी एक सेंटेंस एंड होता है उसे किस में एक्सप्रेस किया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। क्या एक्सप्रेस करता है ये टेंस, इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज स्टिल गोइंग ऑन, जो एक्शन अभी भी चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम हमारी बात करें तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू, किस में एक्सप्रेस किया, इसी पर्टिकुलर टेंस में, राइट। आप लोग क्या कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, वी आर स्टडिंग। अब आपने किस में एक्सप्रेस किया, इसी पर्टिकुलर टेंस में। तो एट द मोमेंट जो एक्शन कंटिन्यू है, जिस एक्शन की मैं बात कर रही हूँ वही एक्शन मैं साथ ही साथ परफॉर्म भी कर रही हूँ, राइट। अगर मैं बोल रही हूँ मैं पढ़ा रही हूँ, दैट मीन्स मैं एक्चुअल में पढ़ा भी तो रही हूँ, एक्शन भी तो कर रही हूँ, राइट। इसी को लिए हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इस टेंस का पहले तो हम लोग एक्सप्रेस सेंटेंस फॉर्मेशन समझ लेते हैं कि लिखा कैसे जाता है, उसके बाद हम लोग आगे के पॉइंट्स देखेंगे। लिखा जाता है सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा। अब इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स इज, एम, आर। इसकी अगर मैं बात करूं तो इस किसके साथ लगता है, हमेशा एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। एम की बात करूं तो एम हमेशा लगता है आई के साथ। आर की बात करूं तो आर लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। एंड मैंने आपको बोला यू, क्योंकि यू सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, इंडेफिनेट है, इसलिए यू के साथ भी आप लोग आर का यूज ही करते हो। उसके बाद जब भी इजम आर यूज होता है उसके बाद लगती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसे हम लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने लिखूं आई एम टीचिंग यू, राइट। आई हो गया सब्जेक्ट, आई के साथ किसका यूज करते हैं, एम का। टीच की आईएनजी फॉर्म फोर्थ फॉर्म हो गई टीचिंग, एंड यू, यू आर स्टडिंग फ्रॉम द वीडियो, आप लोग वीडियो से पढ़ रहे हैं, है ना। तो यू के साथ क्या लगाएंगे, आर। स्टडी की फोर्थ फॉर्म क्या है, स्टडिंग फ्रॉम द वीडियो। गेट इट, समझ में आ गया बेसिक क्या सेंटेंस फॉर्मेशन है। अब इसका एक और यूज अगर आप लोग देखें तो लिखा गया है, दैट इज दिस इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर। बिल्कुल, देखिए एक एक्शन जो अभी चल रहा है, अभी कंटिन्यू है, उसको भी हम इसमें एक्सप्रेस करते हैं। अक्सर जब आप लोग बातचीत करते हैं तो आप लोग इस टेंस को, जो अपकमिंग एक्शन है, अपकमिंग एक्शन अभी कुछ ही टाइम में होने वाला है या कुछ ही टाइम में आप लोग करने वाले हो, जैसे कि आप लोग बोलो अभी तो आप स्टडी कर रहे हो, इसके बाद आप लोग खाना खाओगे, ठीक है। तो आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो, आई एम गोइंग टू ईट फूड, दैट मीन्स आप खाना खाने जा रहे हो या आप जल्दी ही खाना खाओगे, यही बोल सकते हो, राइट। तो इसीलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इस टेंस का यूज भी कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ ऐसा लिखूं, वी आर लीविंग फॉर दिल्ली टुडे इवनिंग। अब एक्शन कब होना है, होना तो फ्यूचर में है, आज शाम को होना है, लेकिन एक्सप्रेस में से किस में किया मैंने, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, क्योंकि जल्दी ही फ्यूचर में जल्दी ही होने वाला है। वी आर लिविंग फॉर दिल्ली टुडे इवनिंग, हम आज शाम ही दिल्ली के लिए निकल रहे हैं, बोलते हो ऐसा, तो उसको भी किस में एक्सप्रेस कर सकते हो, इसी टेंस में। अब कुछ पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। एक पॉइंट जो आपको नोट करना है, इन वर्ड्स के साथ जो वर्ड्स हैं, ये एक्चुअल में वर्ब्स हैं, एक्शन डिफाइन करने वाले वर्ड्स हैं। इनके साथ जब भी आप लोग अगर कभी देखें कि इस तरह के टेंस का यूज हुआ है, आईएनजी, इजएमआर का यूज हुआ है, तो वो गलत होगा। कौन कौन से वर्ड्स हैं, यू कैन सी, फेल, नो, होप, हियर, बिलीव, सी, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग नहीं, अंडरस्टैंड, विश, हेट, लव, रिमेंबर, लाइक, वांट, फॉरगेट। समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं, आई एम forgetting the lesson, बोलते हो मैं ये लेसन भूल रहा हूं, ठीक है। क्या ये सेंटेंस सही होगा, नहीं, ये सेंटेंस गलत होगा। फॉरगेटिंग हम नहीं लिखते, कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो बिल्कुल भी नहीं लिखते। फॉरगेट की आईएनजी फॉर्म फोर्थ फॉर्म फॉरगेटिंग ही है, लेकिन इस वर्ब को, इस एक्शन को इस टेंस में एक्सप्रेस नहीं किया जाता। सिंपली कैसे बोलोगे, आई फॉरगेट द लेसन। समझ के बाद एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं कुछ ऐसा लिखूं, ही इज नोइंग यू,
वो तुम्हें जान रहा है, कभी बोलते हो ऐसा नहीं, वो तुम्हें जानता है, तो कैसे बोलोगे? ही नोज यू, राइट? तो इस तरह से लिखना गलत है। जैसे मैंने बोला नो, फॉरगेट, इन सभी वर्ड्स के साथ आईएनजी मतलब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में इजएमआर आईएनजी नहीं लगता। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में तो आप इन वर्ब्स को यूज नहीं करते हो, तो ये आपको नोट जरूर करना है। ठीक है गाइस, तो ये है यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।